नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, ठगों का उस्ताद। ठगों का उस्ताद, लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको। एक समय पहले की बात है। कंचन देश में वीर शाह नाम का एक सीधा साधा व्यापारी रहा करता था। वह अपने आप में बहुत ही मस्त था। वीर शाह दूर दूर के देशों से व्यापार करता था। जहाँ जो चीज़ सस्ती देखता खरीद लेता और दूसरे मुल्कों में जाकर जहाँ उस वस्तु की बहुत अधिक मांग होती अधिक मूल्य में बेच देता। एक बार वीर शाह को खबर मिली कि सूर्यद्वीप में चंदन बहुत महंगा मिलता है और वहाँ उसकी बहुत मांग है। यदि मैं इस बार वहाँ सिर्फ चंदन की लकड़ियाँ ही लेकर जाऊँ तो काफ़ी मुनाफा मिल सकता है। सोचने विचारने के बाद वीर शाह ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर चंदन खरीदा और एक जहाज पर लदवाकर सूर्यद्वीप की ओर रवाना हो गया। वीर शाह का जहाज एक सप्ताह के सफर के पश्चात सूर्यद्वीप के बंदरगाह पर लगा। चलकर पहले बाजार का हाल चाल मालूम करूं, फिर माल उतरवा लूंगा। शीघ्र ही सूर्यद्वीप के व्यापारियों में यह खबर फैल गई कि एक व्यापारी लाखों रुपए का चंदन लेकर उनके देश आया है। जब यह बात सूर्यद्वीप के ही एक चंदन के व्यापारी करमचंद के कानों में पड़ी तो वह चिंतित हो उठा। यदि वह सौदागर यहाँ आकर व्यापार करेगा तो मेरी बिक्री कम हो जाएगी और हो सकता है मेरा सारा धंधा ही चौपट हो जाए। कोई ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए कि वह सौदागर नगर में दाखिल होने से पहले ही मेरे जाल में फंस जाए। यह सोचकर सूर्यद्वीप का व्यापारी करमचंद चंदन की कुछ लकड़ियां लेकर एक घोड़ा गाड़ी पर सवार हो सौदागर वीर शाह से मिलने चल दिया। सुना है वह शहर के बाहर उन व्यापारियों के पड़ाव के साथ ठहरा हुआ है जो सूर्यद्वीप में व्यापार करने के लिए आए हुए हैं। चलो, यह भी ठीक रहा। शहर से बाहर अनेक तंबू लगे हुए थे जिनमें बहुत से व्यापारी ठहरे हुए थे। उन्हीं में एक तंबू सौदागर वीर शाह का भी था। आज शहर के बाहर के इलाके में तो कोई अच्छी खबर हाथ नहीं लगी, लेकिन कल सुबह ही नगर जाकर चंदन के भाव मालूम करूंगा। हो सकता है नगर में चंदन के भाव अच्छे हों। करमचंद ने उसी के तंबू के पास अपना खेमा गाड़ दिया। जब रात हुई तो उसने डेरे में रोटी पकाने के लिए चंदन की लकड़ियां जलानी आरंभ कर दी। शीघ्र ही वीर शाह की नाक में चंदन की सुगंध पड़ी। अरे, यह पास में चंदन की लकड़ी कौन जला रहा है? मालूम करना चाहिए। यहाँ तो चंदन के भाव बहुत ऊंचे हैं, फिर कौन इस तरह उन्हें जलाकर बर्बाद कर रहा है? वह तुरंत अपने तंबू से बाहर निकला और चंदन की सुगंध सूंघता हुआ करमचंद के तंबू में पहुंच गया। वहां उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति चंदन की लकड़ियां जलाकर रोटी पका रहा है। अरे भाई, तुम कौन हो और इतना कीमती चंदन इस तरह जलाकर क्यों बर्बाद कर रहे हो? आओ भाई, बैठो। मेरा नाम करमचंद है और मैं सूर्यद्वीप का ही रहने वाला हूँ और चंदन की लकड़ियों का व्यापार करता हूँ। लेकिन भाई, तुम कौन हो और तुमने चंदन को कीमती क्यों कहा? मेरा नाम वीर शाह है और मैं कंचन द्वीप से यहाँ चंदन का व्यापार करने आया हूँ। मैंने तो सुना है कि सूर्यद्वीप में चंदन बहुत महंगा बिकता है, लेकिन आप तो चंदन ईंधन की लकड़ियों की तरह जला रहे हैं। यह जानकर कि वह ठीक व्यक्ति से मिल रहा है, करमचंद ने उससे बड़ी सहानुभूति जताते हुए कहा, अफसोस, यदि तुम यहाँ वास्तव में चंदन का व्यापार करने आए हो तब तो तुम बुरी तरह मारे गए। यहाँ तो चंदन कौड़ियों के भाव बिकता है। यह आप क्या कह रहे हैं श्रीमान? मैं तो अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर चंदन खरीद कर लाया हूँ। यदि वह उचित मूल्य पर न बिका तो मैं तबाह और बर्बाद हो जाऊंगा, कहीं कभी नहीं रहूंगा। भाई, मैं गलत नहीं कह रहा। विश्वास न हो तो सुबह नगर में जाकर किसी से भी पूछ लेना। वीर शाह की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। आह, अब क्या होगा? यदि मेरा चंदन न बिका तो मैं वापस अपने देश भी नहीं लौट सकूंगा। मित्र, तुम दुख न करो। न जाने क्यों मुझे तुम्हारी अवस्था पर बहुत दया आ रही है। तुम मेरे मेहमान हो और तुम्हारी सहायता करना अब मेरा फर्ज बन गया है। सुनो, तुम मेरे साथ कुछ देर बाद नगर में चलना। मैं तुम्हारा सब चंदन खरीद दूंगा और तुम उसके बदले में उतने ही वजन की जो चीज़ चाहो ले लेना। मैं खुशी से तुम्हें वह चीज़ दे दूंगा। ठीक है, मुझे स्वीकार है। लेकिन भाई, मुझे एक डर भी है। वह क्या भाई? जल्दी से बताओ, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है।
संभव है वहां पहुंचकर मेरे घर के लोग मुझे ऐसा न करने दें। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संबंध में मेरा और तुम्हारा एक इकरारनामा हो जाए। ठीक है, मुझे इसमें भी कोई आपत्ति नहीं। इस प्रकार एक अनुबंध पत्र लिखकर दोनों ने अपने अपने हस्ताक्षर किए और गवाहों के भी दस्तखत कराए। ये सभी गवाह अन्य देशों के थे। उसके बाद दोनों ने अनुबंध पत्र की एक एक प्रति अपने पास रख ली। चलो भाई, मेरे पास घोड़ा गाड़ी है, उसी से नगर में चलते हैं। वहां मैं तुम्हें एक सराय में ठहरा दूंगा और 2-1 दिन में तुमसे सारा चंदन लेकर उतने ही वजन की तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दे दूंगा। ठीक है मित्र, चलो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। करमचंद ने अपना सारा सामान घोड़ा गाड़ी पर लादा और वीर शाह को लेकर नगर की ओर चल पड़ा। नगर में पहुंचकर करमचंद ने वीर शाह को एक सराय में ठहरा दिया और अगले दिन मिलने का वायदा कर वापस लौट गया। उस सराय का मालिक चंद्रसागर एक प्रतिष्ठित एवं नेक व्यक्ति था। वह खुद वीर शाह के लिए भोजन लेकर आया। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से पधारे हैं? मुझे वीर शाह कहते हैं। मैं कंचन द्वीप से यहाँ चंदन का व्यापार करने आया हूँ, लेकिन लगता है मुझे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या कहा? चंदन के व्यापार में नुकसान उठाना पड़ेगा? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ भाई, मैं तो यहाँ यह सोचकर आया था कि यहाँ चंदन बहुत महंगा बिकेगा, लेकिन मेरा विचार गलत साबित हुआ और मुझे अपनी सारी दौलत का चंदन कौड़ियों के भाव बेचना पड़ रहा है। वीर शाह की बात सुनकर सराय का मालिक मुस्कुराता हुआ बोला, लगता है श्रीमान, आपको किसी ने बहका दिया है। चंदन तो यहाँ हीरे से भी अधिक महंगा बिकता है। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल श्रीमान, यह बात तो नगर का बच्चा बच्चा जानता है। आप किसी के धोखे में मत पड़ जाइएगा। वैसे भी यहाँ ठग बहुत वास करते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे दीजिएगा। कहकर सराय का मालिक लौट गया और बेचारा वीर शाह मन महसूस कर रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के व्यापारी ने मुझे ठगने के लिए यह सारा षड्यंत्र रचा था और मैं आसानी से उसके बिछाए जाल में फंस गया। उफ, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। कई लोगों के सामने मैं उससे इकरारनामा कर चुका हूँ। दूसरे दिन वीर शाह अपना मन बहलाने के लिए नगर की सैर करने निकला तो उसे एक स्थान पर कुछ लोग शतरंज खेलते दिखाई दिए। क्यों न कुछ देर शतरंज ही खेलकर मन बहलाया जाए। वैसे भी पास में कोई काम तो है नहीं और सेठ करमचंद भी संध्या को आने के लिए कह गया है। भाइयों, क्या मैं भी आपके साथ शतरंज खेल सकता हूँ? बहुत दिन हो गए मुझे शतरंज को हाथ लगाए। यदि हार जीत में कोई शर्त हो तो वह भी मुझे स्वीकार होगी। भाई, हम तो एक ही शर्त पर खेलते हैं कि हारने वाला जीतने वाले की किसी भी एक आज्ञा का पालन करेगा। यदि मंजूर हो तो आओ, बैठो और जिससे मन हो खेलो। किसी ने सच कहा है, जब किसी के बुरे दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। सौदागर वीर शाह की भी मति फिर गई और उन लोगों की शर्त स्वीकार कर उनमें से एक व्यक्ति के साथ शतरंज खेलने के लिए बैठ गया। लो बचो, मेरे हाथी की शय। अरे, यह तो मैं फंस गया। शीघ्र ही वीर शाह को अपने विपक्षी के हाथों मात खानी पड़ी और वह शर्त हार गया। ठीक है भाई, मैं हार गया। बोलो, तुम्हारी क्या आज्ञा है? तुम्हें पास ही मौजूद समुद्र का सारा पानी पीना पड़ेगा। क्या? जीतने वाले व्यक्ति का हुक्म सुनकर वीर शाह को पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर एकदम क्रोध आ गया। यह तुम क्या बक रहे हो? भला ऐसी असंभव बात को कौन पूरी कर सकता है? लेकिन तुम्हें शर्त के मुताबिक मेरे आदेश का पालन करना ही होगा, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। खेल देखने वाले व्यक्ति भी जीतने वाले की हाँ में हाँ मिलाने लगे। हाँ हाँ, छप्पू लाल ठीक ही कहता है, तुम्हें इसके आदेश का पालन करना ही होगा। इस बात को लेकर उन लोगों और वीर शाह में झगड़ा होने लगा और देखते ही देखते वहां बहुत बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। उसी भीड़ में एक काना व्यक्ति भी मौजूद था। तुम्हें इसकी बात माननी ही होगी। हाँ हाँ, माननी होगी। मौका अच्छा है, मुर्गे को जाल में फंसते देर नहीं लगेगी। वह काना आगे बढ़ा। भाइयों, यह धूर्त आपकी बात हरगिज नहीं मानेगा, क्योंकि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा यही होगा कि आप लोग इसे सैनिकों के हवाले कर दें। लेकिन भाई, तुम इसे किस प्रकार जानते हो? कौन है यह? भाई, यह एक धूर्त ठग है।
कल ही की तो बात है कि इसने मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर मेरी यह आंख चोरी कर ली और मैं अपना सर पीट कर रह गया। क्या? अच्छा? काने की बात सुनकर वीर शाह बुरी तरह घबरा उठा। उफ, अब यह क्या मुसीबत गले पड़ गई। भला कभी कोई आंख भी चुरा सकता है? जबकि काना रो रो कर लोगों से कह रहा था, भाइयों, मेरी वह आंख ठीक ऐसी ही थी जैसी इस व्यक्ति की है। इसने मेरी एक आंख चुराकर मुझे बदसूरत कर दिया। भगवान के लिए आप लोग इससे मुझे मेरी सुंदर आंख दिला दीजिए। काने का इतना कहना था कि भीड़ क्रोध से चिल्ला उठी, निकाल लो इस धूर्त की आंख और उसे उसके मालिक को दे दो। हाँ हाँ, निकाल लो, इसकी यही सजा है। नहीं नहीं, यह झूठ है, रुक जाओ। तभी भीड़ में एक और व्यक्ति चीखा, ठहरो भाइयों, ठहरो, इसकी आंख निकालने के साथ साथ मेरे साथ भी न्याय करो। वीर शाह की और बढ़ती भीड़ रुक गई। क्या इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ भी कोई चालाकी की है? हाँ भाइयों, इस धूर्त ठग ने कुछ दिन पहले मुझसे इस तरह के पत्थर का एक पजामा ठग लिया। कृपया उस व्यक्ति की आंख के साथ साथ आप मुझे मेरा पत्थर का पजामा भी इससे दिलवाने में मेरी मदद करें। उस व्यक्ति का इतना कहना था कि भीड़ ने वीर शाह को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करते हुए उससे काने की आंख और पत्थर के पजामे की मांग करने लगे। बेचारा वीर शाह भौचक्का सा रह गया और अपने दुर्भाग्य पर पछताने लगा। भीड़ के हाथों से बचने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। काने की आंख वापस करो, वरना हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। उफ, आह, बताओ उस भले आदमी का पत्थर का पजामा कहाँ है, वरना आज हमारे हाथों नहीं बचोगे। शीघ्र ही भीड़ ने उसे मार मार कर लहूलुहान कर दिया और उसके सारे कपड़े फाड़ डाले। हे भगवान, यह तूने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया, मेरी मदद कर। ईश्वर को जैसे उस पर दया आ गई और उसने उसकी प्रार्थना सुन उसकी मदद के लिए उस सराय के मालिक चंद्रसागर को, जिसकी सराय में वह ठहरा हुआ था, वहां भेज दिया। ओह, यह तो वही भला मानस लगता है जो कल मेरी सराय में आकर ठहरा था। उफ, लोगों ने मार मार कर उसकी क्या दशा बना दी। मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। पता नहीं परदेश में आकर वह किस स्थिति में फंस गया है। सराय के मालिक ने तुरंत आगे बढ़कर भीड़ को शांत किया और उनसे सारी बात पूछी। असलियत जानकर उसे यह समझते देर नहीं लगी कि सीधा साधा वीर शाह ठगों के जाल में फंस गया है और वे उससे विभिन्न तरीकों से धन ऐंठना चाहते हैं। सब कुछ समझने बूझने के बाद वह भीड़ से बोला, सुनो भले आदमियों, यह व्यक्ति बहुत मार खा चुका है। अब इसे आप लोग मेरी जमानत पर छोड़ दीजिए। यह मेरी ही सराय में ठहरा हुआ है, अतः आप लोग जब कहेंगे, जिस अदालत में कहेंगे, मैं इसे पेश कर दूंगा। सराय के मालिक चंद्रसागर की ईमानदारी और नेक चलनी की पूरे नगर में शोहरत थी, अतः भीड़ ने उसकी बात मान ली और सब अपने अपने घर चले गए। आओ भाई, अब हम भी चलें। सराय पहुंचकर मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगा। यदि मैं वक्त पर न पहुंच जाता तो पता नहीं वे तुम्हारी क्या दुर्दशा करते। सराय में पहुंचकर चंद्रसागर ने सर्वप्रथम वीर शाह की मरहम पट्टी की। फिर बोला, सुनो भाई, यह शहर ठगों और बदमाशों से भरा हुआ है और तुम उनके जाल में पूरी तरह फंस गए हो। लेकिन तुम एक भले मानस हो, इसलिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने का एक उपाय मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा। सुनो, इस शहर में जितने भी ठग और बदमाश हैं, उन सबका एक उस्ताद है जो आंखों से अंधा है। यह सब ठग बदमाश शाम को उसके पास जाकर अपनी अपनी करतूतें सुनाया करते हैं और वह अंधा उस्ताद उनकी योजना में कमी बताकर उन्हें ठगी की नई नई तरकीबें बताया करता है। जिस प्रकार भी हो सके, तुम भी आज रात को ठगों का वेश बनाकर उस अंधे उस्ताद के पास पहुंच जाना। जिन लोगों ने तुम्हें अपने जाल में फंसाया है, वे भी वहां जरूर पहुंचेंगे। ठगों का उस्ताद जो परामर्श उन ठगों को दे, उसे ध्यानपूर्वक सुनते रहना। मेरा ख्याल है कि तुम्हारे फायदे व बचाव की बात जरूर निकल आएगी और तुम सब मुसीबतों से छुटकारा पा जाओगे। आपके सुझाव का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैं आज ही रात ठगों के उस्ताद के अड्डे पर जाऊंगा। और उसी रात वीर शाह ठग का रूप बनाकर बदमाशों के अड्डे पर जा पहुंचा और एक कोने में छिपकर बैठ गया। ठगों का अंधा उस्ताद तो मौजूद है, लेकिन अभी तक और कोई नहीं आया। शायद कुछ देर में पहुंचने ही वाले होंगे।
वीर शाह का विचार ठीक ही निकला। थोड़ी ही देर में 10-15 ठग और बदमाश भी वहां आ पहुंचे। इनमें वे ठग भी थे जिन्होंने उसे अपने जाल में फंसाया था। सबसे पहले चंदन वाले व्यापारी ने अपना किस्सा कह सुनाया और अपनी चालाकी की खूब तारीफ की। कहो उस्ताद, कैसी रही मेरी तरकीब? मुझे विश्वास है कल ही मेरे लाखों के वारे न्यारे हो जाएंगे। उसकी बात सुनकर अंधा उस्ताद बहुत जोरों से हंसा, फिर बोला, साहबजादे, तुम तो अपनी चालाकी में खुद ही सौदागर के चंगुल में फंस गए। तुमने इकरारनामे में लिखा है कि चंदन के बदले में जो चाहोगे दूंगा। अब जरा सोच कर देखो, अगर सौदागर ने बदले में पिस्सू नामक कीड़ा मांगा तो कहां से दोगे? पिस्सू इतना हल्का होता है कि अगर तुम सारी उम्र भी सिर पटकते रहो तो भी पाव भर पिस्सू एकत्र नहीं कर पाओगे। तुमने इस बात का ख्याल भी नहीं किया होगा। उस्ताद की बात सुनकर चंदन का व्यापारी हक्का बक्का सा रह गया, लेकिन फिर जरा होश संभाल कर बोला, उस्ताद, बात तो तुमने बड़े कांटे की है, लेकिन यह बात भला उस मूर्ख सौदागर के दिमाग में कहां से आएगी? ही कहकर करमचंद खिसियानी हंसी हंसा। उसके बाद शतरंज खेलने वाले ने अपना किस्सा बयान किया। उसका किस्सा सुनकर अंधा उस्ताद बोला, तुम भी धोखा खा गए बच्चे। अगर उस आदमी ने तुमसे यह कहा कि मैं शर्त के अनुसार सारे समुद्र का पानी पीने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम उन नदियों को बंद करो जो हर समय समुद्र में गिरती रहती हैं और पानी बढ़ाती रहती हैं, तो तुम क्या करोगे? ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं था। शर्त जीतने वाला व्यक्ति भी अपने उस्ताद की बात सुनकर खामोश हो गया। उसके बाद तीसरे काने ठग ने अपनी चतुराई की कहानी सुनाई। उस्ताद, मैंने भी उस व्यक्ति पर अपनी एक आंख चुराने का इल्जाम लगाया है और मुझे विश्वास है कि वह अदालत में आंख नहीं दे पाएगा और इसके बदले उसे मुझे खूब सारा धन देना होगा। अंधा उस्ताद एकदम झुंझलाकर बोल उठा, अरे मूर्ख, यह झूठी चोरी का इल्जाम अदालत में मत ले जाना, वरना तुम स्वयं ही मुसीबत में पड़ जाओगे। वह कैसे उस्ताद? मान लो अगर वह व्यक्ति अदालत में यह कह बैठे कि यदि तुम्हारा दावा सच है तो पहले तुम अपनी दूसरी आंख बाहर निकालो, मैं अपनी एक आंख निकाल कर उसके साथ तोलूंगा और अगर आंखों का वजन एक जैसा हुआ तो मैं अपनी आंख तुम्हें दे दूंगा, अन्यथा तुम्हारा दावा झूठा है। तो फिर तुम क्या करोगे? अंधे उस्ताद की बात सुनकर काने ठग के तो होश ही उड़ गए। अरे बाप रे, कहीं इस चक्कर में मेरी दूसरी आंख भी ना चली जाए। सबसे आखिर में पत्थर के पाजामे वाले ठग ने बड़ी मक्कारी से अपनी करतूत सुनाई और हंसता हुआ बोला, उस्ताद, मैं अदालत में कहूंगा कि यदि वह मुझे पत्थर का पजामा न दे सके तो मुझे उसकी कीमत 10,000 सोने की दिनारें दिलाई जाए। उस्ताद, मेरे विचार से तुम भी मेरी योजना में कोई कमी नहीं निकाल पाओगे। तुम्हारी योजना भी गलत रही बच्चे। यदि वह व्यक्ति यह कह बैठे कि वह पत्थर का पजामा सीने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे सीने के लिए पत्थर का ही धागा दिया जाए, तो फिर तुम क्या करोगे? ओह, मेरी तो सारी योजना ही उस्ताद ने गड़बड़ कर दी। इसके बाद चारों ठग आपस में सलाह मशवरा करने लगे और कुछ देर तक सलाह मशवरा करने के बाद अपने उस्ताद से बोले, उस्ताद, वह सौदागर बिल्कुल मूर्ख है। भला ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण सवाल करने की समझ उसमें कहाँ होगी? हम उस पर दावे जरूर करेंगे, आगे जो ईश्वर की मर्जी होगी वैसा ही होगा। तुम्हारे बयानों और योजनाओं में जो कमी थी वह मैंने तुम सबको अच्छी तरह बता दी है। अब तुम्हें अधिकार है, जैसा उचित समझो वैसा करो। सौदागर वीर शाह अपने स्थान पर छिपा शांति से सब कुछ सुनता रहा। उसके बाद जब सारे ठग और बदमाश अपने अंधे उस्ताद से विदा लेकर चलने लगे तो वह भी उनकी भीड़ में सम्मिलित होकर अड्डे से बाहर निकल आया। सराय का मालिक का बताया उपाय कामयाब रहा। अब मैं इन सबको मजा चखा कर ही रहूंगा। प्रभु का लाख लाख धन्यवाद है कि उसने मेरा धन डूबने से बचा लिया। उसके बाद वह मौका देख उन लोगों से अलग हुआ और सराय में पहुंचकर उसने सारी बात सराय के मालिक को कह सुनाई। सुनकर चंद्रसागर ने संतोष की सांस ली। अगले दिन जब चंदन का व्यापारी वीर शाह के पास पहुंचा तो वीर शाह उसे चंदन की लकड़ियां देने से साफ मुकर गया। अरे धोखेबाज, अपने इकरारनामे से मुकरता है। ठीक है, अब तुझे अदालत में ही देखूंगा। और वह पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन बीते और निश्चित तिथि पर
सराय का मालिक चंद्रसागर वीर शाह को लेकर अदालत में हाजिर हुआ। मुंशी ने सबसे पहले चंदन के व्यापारी करमचंद का मामला हाकिम के सामने पेश किया। सारी बात ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात हाकिम ने वीर शाह से पूछा, सौदागर वीर शाह, तुम्हारे ऊपर करमचंद ने जो इल्जाम लगाया है, क्या तुम उसकी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? हाँ हुजूर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वह सरासर गलत और बेबुनियाद है। लेकिन करमचंद का कहना है कि तुम दोनों के मध्य चंदन खरीदने और बेचने का जो इकरारनामा हुआ है उससे अब तुम मुकर रहे हो। वह इकरारनामा मेरे सामने है और इसमें तुम्हारे दस्तखत भी हैं। हुजूर, मैं इस बात से कब इनकार करता हूँ कि मैंने इकरारनामे पर दस्तखत नहीं किए। मैं तो अनुबंध पत्रानुसार सेठ करमचंद को सारी चंदन की लकड़ियां देने को तैयार हूँ, लेकिन वह इकरारनामे में लिखे इकरार से मुकर रहा है और मुझे मेरी मांगी वस्तु देने को तैयार नहीं। यह झूठ बोल रहा है हुजूर। मैं शर्तों के अनुसार इसे चंदन के भार की मुंह मांगी कोई भी वस्तु देने को तैयार हूँ। आप इससे कहलवाइए कि यह उसके बदले में क्या वस्तु चाहता है, मैं तुरंत इसे दे दूंगा। क्यों मुलजिम, चंदन की लकड़ियों के वजन के बराबर तुम क्या चीज चाहते हो? मुझे चंदन के वजन का पिस्सू नामक कीड़ा दिलाया जाए हुजूर। सेठ करमचंद, यह सौदागर बेईमान नहीं है। यह अनुबंध के अनुसार तुम्हें माल देने के लिए तैयार है। अब तुम वायदे के अनुसार चंदन के बराबर पिस्सू तोल दो। जितना चंदन इसके पास है सब तुम्हें दिलवा दिया जाएगा। आए? सूर्यदेव के व्यापारी करमचंद ने यह बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। अंधे उस्ताद ने जो बात कही थी वही सामने आई। उसने गिड़गिड़ाते हुए हाकिम से कहा, हुजूर, मैं इतना पिस्सू कहाँ से लाऊंगा? वह तो बहुत ही हल्का होता है। मुझे क्षमा करें हुजूर, मैं अपना दावा वापस लेता हूँ। नहीं, अब तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारी बात से साफ जाहिर होता है कि तुमने इस भोले भाले सौदागर को मुफ्त में तंग किया। अतः मैं तुम पर 10,000 स्वर्ण दिनारों का जुर्माना करता हूँ। इस धन में से आधा धन सौदागर को दिया जाएगा। व्यापारी करमचंद बहुत रोया गिड़गिड़ाया, परंतु न्यायप्रिय हाकिम ने उसकी एक न सुनी और जुर्माने की रकम वसूल करके उनमें से 5,000 स्वर्ण दिनारें वीर शाह को दिलवा दी। यह लो, पूरी 5,000 स्वर्ण दिनारें, यह तुम्हारी हुई। धन्यवाद श्रीमान। आह, बुरा फंसा। उसके बाद दूसरे आदमी की पेशी हुई। वह डरता कांपता सामने आया। उसने पत्थर के पजामे की चोरी का इल्जाम वीर शाह पर लगाया। वीर शाह बोला, हुजूर, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोलता है। मैंने इसका पजामा आदि कुछ नहीं चुराया। मेरी राय में पत्थर का पजामा बन ही नहीं सकता, और अगर बन सकता है तो इससे मुझे पजामा सीलने के लिए पत्थर का धागा दिलवा दें। मैं इसे पत्थर का पजामा सीकर दूंगा। अरे बाप रे, मैं भी फंसा। यह सौदागर ठीक कहता है। यदि वास्तव में पत्थर का पजामा होता है तो तुम इसे पत्थर का धागा ला कर दो। हुजूर। हुजूर से आगे वह व्यक्ति कुछ न कह सका और अपने स्थान पर थर थर कांपने लगा। हाकिम न्यायप्रिय तो था ही साथ स्वभाव से भी बड़ा कठोर था। उसे उस व्यक्ति की धोखेबाजी भांपते देर नहीं लगी। उसने अपनी अदालत में खड़े सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, इस मक्कार झूठे ठग को तुरंत यहाँ से ले जाओ और 25 कोड़े लगाकर 6 माह के लिए जेल में डाल दो। वह व्यक्ति भी बहुत रोया धोया और अपने झूठ की माफी मांगने लगा, लेकिन हाकिम को उस पर भी कोई दया नहीं आई और सैनिक हाकिम के आदेश पर उसे पकड़कर वहां से ले गए। तीसरे नंबर पर काना सामने आया और उसने सौदागर वीर शाह पर अपनी एक आंख चोरी करने का इल्जाम लगाया। क्यों सौदागर वीर शाह, क्या वास्तव में तुमने इसकी एक आंख चुराकर अपनी कानी आंख पर लगा ली है? अन्नदाता, यह भी मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहा है। हुजूर, आप स्वयं ही सोचे कि कहीं भला आंख भी चुराई जा सकती है। फिर भी अगर इसका दावा सच्चाई है तो मैं इसे अपनी एक आंख देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले यह अपनी दूसरी आंख निकालकर सामने रखे। फिर मैं अपनी आंख निकालकर इसकी आंख से तोलूंगा। अगर दोनों आंखों का वजन एक ही हुआ तो मैं वह आंख इसे बड़ी खुशी के साथ दे दूंगा, परंतु यदि ऐसा न हुआ तो इसे झूठ बोलने का उचित दंड दिया जाए। वीर शाह की बात सुनकर काना घबराकर एकदम चिल्ला उठा, हुजूर, यह आपको बहकाने की कोशिश कर रहा है। आप इसकी बातों में न आइए।
यह मुझे बिल्कुल ही अंधा कर देना चाहता है। झूठ और सच का फैसला हम करेंगे। सौदागर का कहा हमें उचित मालूम पड़ता है। यदि इसकी आंख में वास्तव में तुम्हारी ही आंख लगी है तो तुम इसे अपनी दूसरी आंख निकाल कर दो। आंखों का वजन होते ही झूठ और सच का फैसला अपने आप हो जाएगा। हाकिम का आदेश सुनकर काने की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यह सोचकर कि अब उसकी दूसरी आंख भी चली जाएगी, काना हाकिम के पैर पकड़कर दया की भीख मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैंने वास्तव में इस पर झूठा इल्जाम लगाया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। कृपया मेरी दूसरी आंख न निकलवाइए। उसकी मक्कारी जानकर हाकिम ने क्रोध से उसे एक जोरदार ठोकर रसीद की। दूर हट पाजी, अपने पापी हाथों से मेरे पैर गंदे मत कर। आह! उसके बाद हाकिम ने एक अन्य सैनिक को आदेश दिया, इस धूर्त को भी ले जाओ और 50 कोड़े मारकर 1 साल के लिए जेल में बंद कर दो। उसके बाद इसने कभी किसी को ठगने की कोशिश की तो मैं इसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दूंगा। सैनिक काने को भी घसीटते हुए वहां से ले गए। सबसे आखिर में शतरंज में शर्त लगाने वाला पेश हुआ और बड़ी ही मक्कारी से सारी बात बताने के पश्चात धूर्ततापूर्ण अंदाज में बोला, हुजूर, गवाही के लिए यहाँ बहुत से लोग मौजूद हैं, चाहे तो उनसे पूछ लीजिए। मैं शतरंज जीत कर शर्त भी जीता, लेकिन इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। उस व्यक्ति की बात सुनकर हकीम ने सौदागर वीर शाह से पूछा, क्यों सौदागर, तुमने शर्त हारने के बाद इसके आदेशानुसार समुद्र का पानी क्यों नहीं पिया? क्या तुम इस बात से इनकार करते हो कि तुमने शतरंज खेलते समय इससे कोई शर्त लगाई थी? मैंने शर्त लगाई थी हुजूर, और मैं इसके आदेश का पालन करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन हुजूर, आप इससे कहें कि यह पहले उन समस्त नदियों का पानी रुकवा दे जो हर समय समुद्र में गिरता है। यदि वह पानी बराबर उसी समुद्र में गिरता रहा तो मैं भला कैसे समुद्र को खाली कर पाऊंगा? हाकिम को तो पहले ही उस व्यक्ति द्वारा लगाए गए अभियोग को सुनकर यह पता लग गया था कि उस व्यक्ति ने जानबूझकर ऐसी कठिन शर्त में फंसाया है जिसे कोई भी पूरी नहीं कर सकता, और वह ठग इस तरीके से सौदागर से धन ऐंठना चाहता है। अतः सौदागर की बुद्धिमत्तापूर्ण बात सुनकर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और तुरंत उस ठग को संबोधित करता हुआ बोला, सौदागर ठीक ही कहता है छब्बूलाल, तुम पहले जाकर नदियों का पानी रोको, फिर इससे समुद्र का पानी पीने के लिए कहा जाएगा और नदियों का पानी रोकने का काम आज ही पूरा होना चाहिए। हाय, मैं भी मारा गया। उस व्यक्ति ने हाकिम का वह आदेश सुना तो उसके पूरे शरीर से पसीना चुहचुहाने लगा। अगले पल वह हाकिम के पैरों पर लौटता हुआ अपना गुनाह कबूल करता हुआ अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। दया अन्नदाता, दया, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि फिर कभी किसी को इस तरह ठगने की भूल नहीं करूँगा। खामोश पाजी, मैं तुम जैसे लोगों के साथ कभी सहानुभूति नहीं रखता, क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से हमारा देश बदनाम होता आया है। सैनिकों, ले जाओ इस शैतान को और इसे भी कोड़े मार मार कर जेल में बंद कर दो। जब सैनिक उस व्यक्ति को भी घसीटते हुए वहां से ले गए, श्रीमान वीर शाह, तुम्हारे ऊपर लगाए गए तमाम अभियोग झूठे और निराधार साबित हुए, अतः अदालत तुम्हें साफ बरी करती है। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नदाता, ईश्वर आपके न्याय को इसी प्रकार महान रखे। उसके बाद वीर शाह सराय के मालिक के साथ खुशी खुशी सराय में लौट आया। यह सब कुछ आपकी ही कृपा से हुआ है भाई। आपका यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इसमें मेरा कोई उपकार नहीं भाई, तुम एक सीधे साधे इंसान हो, इसलिए ईश्वर ने ही तुम्हारी मदद की है। और कुछ दिन वहां बिताने के साथ साथ वीर शाह ने अपनी सारी चंदन की लकड़ियां अच्छे दामों पर बेची और खूब मुनाफा कमाकर खुशी खुशी एक दिन जहाज पर सवार हो अपने देश की ओर रवाना हो गया। विदाई नेक इंसान, तुम मुझे हर यात्रा पर हमेशा याद रहोगे। विदाई नेक इंसान, ईश्वर हमेशा तुम्हारी मदद करे। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।